In this lesson, you will learn about the importance of competence while providing services. You will also see the boundaries of competence set for psychologists. We will also learn about psychologists' ethical responsibility to provide services in the emergency and many more. Ethical Standard 2 competence is further divided in 6 standards including boundaries of competence, providing services in emergency, maintaining competence, base for scientific and professional judgment, delegation of work to other, personal problem and conflict. Before we go into the detail of these standards, let's initially discuss what is competence. I believe all of you have heard about competence. It is basically one's ability to perform a task or job effectively. Competent psychologists are considered those who are sufficiently capable, skilled, experienced, and expert to adequately complete their professional tasks they undertake. High quality professional practice demand two very different type of competences. Number 1 is intellectual competence, number 2 is emotional competence. इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है ये इंटेलेक्चुअल स्किल से रिलेटेड है. इस कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि साइकोलॉजिस्ट ने प्रॉपर नॉलेज लिया हो जो कि एम्पेरिकल हो, साइंटिफिक हो और उसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो किसी भी क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ सके और उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान कर सके. मसलन अगर एक साइकोलॉजिस्ट ने क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री ली हो और उसने इस फील्ड का तजर्बा लिया हो तो वो सही डायग्नोसिस करना जानता हो और वो सही ट्रीटमेंट प्लान कर सके तो हम ये कह सकते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस रखता है. ऑन द अदर हैंड, इमोशनल कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू इमोशनली कंटेन एंड टॉलरेट द क्लिनिकल मटेरियल दैट इमर्जेस इन ट्रीटमेंट. यानी ड्यूरिंग प्रैक्टिस साइकोलॉजिस्ट को पता हो कि कौन कौन से क्लिनिकल मटेरियल इमर्ज हो सकते हैं. मसलन उनको आइडिया हो कि उनके पर्सनल बाइसेस उनके काम को किस तरह इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो अपने बिहेवियर के बारे में कॉन्शियस हों, अपने और अपने क्लाइंट को बेहतर तरीके से समझते हों और मैक्सिमम कोशिश करें कि उनके ज़ाती तासुबात उनके काम को या उनके क्लाइंट को इफ़ेक्ट ना करें और साइकोथेरेपी देते वक्त वो अपने इमोशंस को मैनेज करना जानते हों और साथ ही साथ क्लाइंट को इमोशनल डिपेंडेंसी से बचा सकते हो. मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस में हमेशा ये कोशिश की जाती रही कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को डिफाइन किया जा सके और इन कॉम्पिटेंस को काबू पाने के लिए सोल्यूशन दिए जा सकें. सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हैज़ प्रोवाइडेड सम गाइडलाइंस ऑन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉम्पिटेंस which we will be discussing ahead. Let's have a look on the Standard 2.01 Boundaries of Competence. This standard has provided a list of guidelines and boundaries for psychologists. Number 1 is psychologists provide services, teach, and conduct research with population and in areas only within the boundaries of their competence, based on their education, training, supervised experience, consultation, study और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को रोकता है कि वो किसी भी ऐसी फील्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड ना करें जिसकी उन्होंने एजुकेशन ना ली हो, जिसका उनके पास तजर्बा ना हो. मसलन अगर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी पीएचडी की डिग्री सिर्फ रिसर्च बेस्ड की हो और किसी किस्म का क्लिनिकल एक्सपीरियंस ना लिया हो तो उसको चाहिए कि वो थेरेपी प्रोवाइड ना करे अनलेस जब तक वो थेरेपी की प्रॉपर ट्रेनिंग ना ले ले. लाइकवाइज साइकोलॉजिस्ट को वो कोर्सेज ऑफर नहीं करने चाहिए या कोई ऐसी वर्कशॉप्स नहीं करानी चाहिए जिसका उनके पास तजुर्बा ना हो. इसके अलावा अगर उन्होंने मेडिसिन की एजुकेशन नहीं ली और एक्सपीरियंस नहीं लिया तो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए. स्टैंडर्ड 2.01b states that where scientific or professional knowledge in the discipline of psychology establishes that an understanding of factors associated with age, gender identity, race, ethnicity, culture, national origin,
religion, sexual orientation, disability, language, or socioeconomic status is essential for effective implementation of their services or research. Psychologists have or obtain the training, experience, consultation, or supervision necessary to ensure the competence of their service, or they make appropriate referral. तो 2.01b स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट से रिक्वायर करता है कि उनके पास प्रोफेशनल और साइंटिफिक नॉलेज हो, स्किल्स हों कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ सकें। किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उन्हें क्लाइंट से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स जैसा कि उनकी एज, जेंडर, उनका मज़हब, उनके कल्चर, उनकी ज़ुबान, इन सब फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके और इसके साथ साथ उन्होंने रेलिवेंट और नेसेसरी ट्रेनिंग भी ली हो, उनके पास तजर्बा हो। तो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक साइकोलॉजिस्ट की 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे शुड हैव फेमिलियरिटी विद प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक नॉलेज, ताकि वो ये डिटरमाइन कर सकें कि क्लाइंट से रिलेटेड तमाम फैक्टर्स की समझ होना कितना ज़रूरी है। दूसरी ऑब्लिगेशन ये है कि साइकोलॉजिस्ट के पास मुनासिब स्किल्स हों और तजर्बा हो और नॉलेज हो। ये तजर्बा और नॉलेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और क्लाइंट के डिफरेंट फैक्टर्स, उसकी एज, जेंडर और कल्चर वगैरह पर बेस्ड कर सकता है। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर साइकोलॉजिस्ट के पास एक 70 साल की क्लाइंट आती है जो कि अपने शोहर के वफात के सदमे में है और जिसके लिए वो साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग ले रही है। तो साइकोलॉजिस्ट नोटिस करता है कि क्लाइंट ने ड्यूरिंग सेशन रिपोर्ट किया कि उसको ग्रॉसरी की ख़रीदारी में मुश्किल होती है, उसका अपने दोस्तों में दिल नहीं लगता, उनमें रहना मुश्किल लगता है। तो अगरचे ये सब इलामात डिप्रेशन की निशानदही करती हैं, लेकिन क्लाइंट की एज को देखते हुए साइकोलॉजिस्ट उसको एडवाइस करता है कि वो अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराएं और किसी जेरो साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करें जो ओल्डर पर्सन को डील करते हैं, उनकी वेलबींग को मेंटेन करने में मदद देते हैं। और तीसरी ऑब्लिगेशन ये है कि दे मेक अप्रोप्रिएट रेफरल, यानी अगर साइकोलॉजिस्ट के पास किसी इशू से रिलेटेड रेलिवेंट तजर्बा और नॉलेज ना हो तो उन्हें चाहिए कि वो क्लाइंट को किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दें जिसके पास रेलिवेंट तजर्बा हो। लेकिन रेफरल की कंडीशन उस वक्त अप्लाई नहीं होगी जब साइकोलॉजिस्ट को इमरजेंसी में सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, जिसकी आगे हम स्टैंडर्ड 2.02 में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड 2.01c states that psychologists planning to provide services, teach or conduct research involving population, areas, technique or technologies new to them undertake relevant education, training, supervised experience, consultation और study। यानी जब साइकोलॉजिस्ट चाहते हों कि वो अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करें और वो मल्टीपल डोमेन्स में काम करें तो उनको चाहिए कि वो इन नई फील्ड्स का तजर्बा लें और इनकी रेलेवेंट एजुकेशन लें और किसी न किसी सुपरवाइजर के अंडर उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो। Further, Standard 2.01d states that when psychologists are asked to provide services to individuals for whom appropriate mental health services are not available and for which psychologists have not obtained the competence necessary, psychologists with closely related prior training or experience may provide such services in order to ensure that services are not denied if they make a reasonable effort to obtain the competence required by using relevant research, training, consultation और study। अक्सर औकात साइकोलॉजिस्ट को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसमें क्लाइंट के लिए अप्रोप्रिएट सर्विसेज अवेलेबल ना हो। तो ऐसे में वो साइकोलॉजिस्ट जिसके पास स्लाइटली रेलेवेंट और क्लोजली रिलेटेड नॉलेज या तजुर्बा हो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये क्लाइंट का राइट है कि उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है दैट सर्विसेज आर नॉट डिनाइड। ऐसी सिचुएशन का सामना साइकोलॉजिस्ट को अक्सर रूरल सेटिंग में करना पड़ता है जहां बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते जो कि डाइवर्स इश्यूज़ को डील कर सकें। तो ऐसे में किसी एक साइकोलॉजिस्ट को ही सर्विसेज देना पड़ती हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट पर 2 शराइत आयद होती हैं कि उसके पास प्रायर ट्रेनिंग हो जो कि क्लोजली रिलेटेड हो उसकी फील्ड से, और अगर साइकोलॉजिस्ट सर्विस देने के लिए अग्री हो जाए तो उसको चाहिए कि वो रेलेवेंट स्किल्स और तजर्बा लेने की कोशिश करे
ریلیونٹ ریسرچ کرے، ٹریننگ کرے، کنسلٹیشن کرے اور اسٹڈی کرے تاکہ وہ میکسیمم ریلیونٹ نالج گین کر سکے. Further, Standard 2.01 explains that in those emerging areas in which generally recognized standards for preparatory training do not yet exist, psychologists nevertheless take reasonable steps to ensure the competence of their work and to protect clients, patients, students, supervisees, research participants, organizational clients, and others from harm. یعنی اگر سائیکالوجسٹ کوئی نئی ٹیکنیک سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی نئی پریکٹس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے سائنسی اور پیشہ ورانہ ٹریننگ اویلیبل نہ ہو اور اس کے لیے کوئی سائنٹیفک سٹینڈرڈز ابھی نہ بنے ہوں، تو سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی کمپیٹنس کو انشور کرنے کے لیے ریزنیبل سٹیپس لیں اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. اگرچہ کہ اسٹینڈرڈ نئی اور انوویٹو ٹیکنیک کو اہمیت دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آگاہ کرتا ہے کہ ان ٹیکنیک سے کسی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ نہ ہو. Lastly, Standard 2.01F states that when assuming forensic roles, psychologists are or become reasonably familiar with the judicial or administrative rules governing their roles. وہ سائیکالوجسٹ جو فورینسک سیٹنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اکثر عدلیہ کے ساتھ بہت سے معاملات میں انوالو ہونا پڑتا ہے. مثلاً کسی لیگل کیس میں کلائنٹ کی مینٹل اسسمنٹ کرنا، اکثر ان کو گواہی بھی دینا پڑتی ہے. تو ایسے لیگل معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے اے پی اے نے فورینسک سائیکالوجسٹ کے لیے اسپیشل گائیڈ لائنس پرووائڈ کی ہیں. سو اسٹوڈنٹس، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اسٹینڈرڈ 2.01 میں سائیکالوجسٹ کو اپنے علم، تجربے اور تعلیم میں اضافے کے لیے گائیڈ کیا گیا ہے. ان کو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ وہ اپنی کمپیٹنس کی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے سروسز پرووائڈ کریں، اور اگر کہیں ان کا نالج یا اسکل لیک کریں تو ان کو پراپر ٹریننگ لینی چاہیے تاکہ وہ اپنے کم علم اور تجربے کی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. In the next topic, we will discuss rest of the standard related to the competence.